चलो फिर पहले एक्सरसाइज 2 में किसमें 2 1 किसमें डाउट है? 3 2 2 से स्टार्ट करते हैं ना। मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर बताओ। 33 थर्ड। थर्ड। इन फोटो इलेक्ट्रिक पहले थर्ड देख लो भाई। In photoelectric experiment, the frequency and intensity of light sources are both doubled. Then consider the following statement. Saturation photocurrent remains almost the same. Maximum kinetic energy of the photoelectrons is doubled. देखो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को f से 2f करेंगे तो जो k मैक्स होगा वो 2k से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें सूजल याद है ये? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। देखो इंटेंसिटी डबल करने के दो तरीके हैं, एक तो नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा दे या हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे ना। कहीं पे मान लो इंटेंसिटी आई है तो उसको आप कैसे बोलोगे कि कुछ n फोटोन आ रहे हैं और हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ f है, वो क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर हम n को डबल कर देंगे तो भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या f को डबल कर देंगे तो भी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। अब अगर हम n को डबल करते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डबल नंबर ऑफ फोटोन आके गिरेंगे। जब डबल नंबर ऑफ फोटोन आके गिरेंगे तो उस टाइम पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, समझो। लेकिन अगर आपने n ना बढ़ा के फ्रीक्वेंसी डबल की तो नंबर ऑफ फोटोन उतने ही है, बस वो ज्यादा एनर्जी से वाले फोटोन आके गिर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो उससे जो सैचुरेशन करंट होगी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना फ्रीक्वेंसी डबल करने से। फ्रीक्वेंसी डबल करने से क्या होगा, बस कट ऑफ वोल्टेज चेंज होगा और सैचुरेशन करंट लगभग सेम ही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़े है ना। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। सर वो दिया है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इज डबल्ड। अबे मैं इतनी देर क्या समझा रहा था, तू सुन रहा था मेरी बात या बस सोच के बैठ गया था कि लास्ट में बोल दूंगा कि ऐसे दिया है? तूने मेरी बात सुनी मैं क्या बोल रहा था? सुजल बता, मैं इतनी हाँ देर क्या सर। समझाया मैंने? हाँ सर समझा। क्या समझा पहले मुझे समझा। लग रहा है अभी सर वो नींद में है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे, बस। नहीं तो इंटेंसिटी भी तो बढ़ाई। यहाँ पे मैंने क्या बोला ये समझ आया तुझे? सुजल ध्यान से सुन भाई, ऐसे मत कर। देख इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, ये है इंटेंसिटी ना। तो अगर कुछ भी इंटेंसिटी है तो वहां पे आप देख सकते हो ना कि पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस हो रहे हैं और वो कितनी एनर्जी के हैं। ठीक है, अब अगर इनमें से मैं कोई भी एक बढ़ा दूं, एन को डबल कर दूं तो भी क्या होगा, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। या फिर हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दूं तो भी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। तो इंटेंसिटी को डबल करने के कितने तरीके हैं सूजल बता? इंटेंसिटी दो। को डबल करने के दो तरीके, एक नंबर ऑफ फोटोन डबल करके, एक फ्रीक्वेंसी डबल करके। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन डबल करूंगा तो ज्यादा फोटोन आके गिरेंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना। तो सैचुरेशन करंट किस केस में बढ़ेगी, जब एन डबल करूंगा उस केस में, या फ्रीक्वेंसी डबल करूंगा उस केस में? फ्रीक्वेंसी डबल करके इंटेंसिटी डबल किया उससे फायदा नहीं होगा करंट में, क्योंकि
पहले अगर 100 फोटोन गिर रहे थे तो अब भी 100 गिर रहे हैं, बस ज्यादा एनर्जी के हैं, तो वो ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर लगभग उतना ही होगा जितने पहले थे। लेकिन अगर 100 का 200 फोटोन आके गिरेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर डबल हो जाएंगे ना लगभग, तो सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगी। हाँ सर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी को डबल करने में अगर आपने एन बढ़ाया है तब इंटेंसिटी की वजह से करंट बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इंटेंसिटी बढ़ाइए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हाँ बोला सर। गया है, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी ना। एफ बढ़ा करके, एफ को डबल करके आई बढ़ा दिया गया है। हाँ सर। ठीक है, सबको क्लियर है? बाकी लोगों को क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा हुआ इसने पूछ लिया। चलो नेक्स्ट बताओ। 33। 33। d Broglie wavelength of an electron in nth orbit is lambda n, एंगुलर मोमेंटम बताना है। थर्टी थ्री सॉल्विंग का ही है। देखो इसमें हमें बोला गया एंगुलर मोमेंटम को जे एन लिखा गया है, तो जे एन हमें पता है बराबर किसके होगा, एन एच बाय 2 पाई, या फिर हम उसको लिख सकते हैं एम वी आर। और हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला गया है लैम्डा एन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, एच बाई एम वी। तो अब 1 मिनट रुको ना, मेरे को थोड़ा सा रिलेट कर लेने दो, कैसे रिलेट करेंगे इनको। सर वो उसको एच अपॉन रूट 2m के लिख देंगे ना, फिर के 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो एन ऊपर आ जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? वो एच अपॉन रूट 2m की कहाँ पे बोल रहे हो? इसको बोल रहे हो? वेवलेंथ। अच्छा हाँ, इसको। हाँ। फिर के को 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन ऑर्बिटल का है ना, तो एन ऊपर आ जाएगा फिर रूट से निकल के बाहर। अच्छा तुम इसको बोल लो कि मैं ऐसे लिख दे 2m k, और k जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाय एन स्क्वायर। 1/n²। और ये भी n के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए। हाँ ठीक है। ये डी भी आंसर करो, गलत है। गलत है हाँ, क्योंकि इसका आंसर ये ए आता है। हाँ सही है ये, क्योंकि ये लास्ट ईयर वाले मॉड्यूल में भी था ना क्वेश्चन, ये ए ही आएगा इसका। नेक्स्ट बताओ। 47। ये यार जितने भी आज अपन ये डिस्कस करेंगे ना, लास्ट में वो करेक्शन मुझे व्हाट्सअप कर देना ना। सर। 47। 47 में क्या है, इफ रेडिएशन ऑफ अलाउड वेवलेंथ, देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि हमने जैसे कि हाइड्रोजन गैस ली जो कि रूम टेम्परेचर पे है, और इसमें अल्ट्रावायलेट से लेकर के इंफ्रारेड तक की सारी वेवलेंथ पास की, तो कौन सी वाली लाइन एब्जॉर्ब हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन लाइन का स्पेक्ट्रम चाहिए, मतलब इनमें कौन सा मिसिंग हो जाएगा जब इधर बाहर निकलेगा। तो ये सब ग्राउंड स्टेट में है ना, शुरू में रूम टेम्परेचर पे, तो जो भी ट्रांजिशन हुआ होगा वो सब फर्स्ट वाले से हुआ होगा ना, समझो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 पे चली गई और 2 से एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड में और ऊपर। तो फिर तो ऐसे सोचोगे तो सारे सीरीज के पॉसिबल होंगे ना, 1 से 3 में गई, फिर 3 से आगे गई। हाँ तो है ना सर ऑप्शन, बोथ ए एंड बी।
नहीं तो फिर तो ए एंड बी क्यों, और भी सीरीज होना चाहिए फिर तो। नहीं सर, सिर्फ वो लेमन बाल्मर पास्चन ये सब होगी ना। हाँ बट यार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जो टाइम रहता है वहां रुकने का बहुत कम रहता है ना। तो जैसे लाइनमैन से आगे जाएगा तुरंत उसी टाइम पर टकरा जाएगा, ऐसा बोलना पता नहीं यार, ऐसा बोल सकते नहीं है मेरे हिसाब से तो। तो नहीं नहीं करना है ना, सिर्फ ए ही करना है क्या? हाँ ये देखो याद रखने का ही है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। तो याद ही रखो कि नहीं होता है ऐसा, डायरेक्ट वन में है तो वन से ही आगे ट्रांजिशन होगा हर बार। ओके सर। अब ऐसा नहीं होगा कि वन से टू में गया तब तक कोई फोटोन टकराया तो टू से थ्री में गया। तो बस इसका अलाइनमेंट ही होगा, ए ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट बताओ। 49। 49। हाँ सर 40। An electron in hydrogen atom after absorbing energy, photon can jump between energy state n1 and n2. Then it may return to ground state after emptying 6 different wavelength in emission spectrum. Energy of emptied photon is either equal or less than or greater than the absorbed photon. तो इसमें ये बोला गया है कि पहले तो 6 ट्रांजिशन पॉसिबल हो पा रहे हैं। 6 ट्रांजिशन मतलब कहाँ से कहाँ हुआ होगा, n-1/2 इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू कितनी रही होगी यहाँ पर, 4 रहेगी ना। 4 सर। ना तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, 1 2 3 4। अब देखो अगर शुरू में फोटोन आके गिरने के बाद 1 से 4 में गया था अगर, तो जब वापस ट्रांजिशन होगा तो या तो उससे कम एनर्जी के फोटोन निकलेंगे या इक्वल के निकलेंगे। बट इसमें क्या बोला गया है, उसके इक्वल भी निकल रहे हैं, उससे ग्रेटर भी निकल रहे हैं, उससे लेस भी निकल रहे हैं। तो अगर यहां से वो गया तो इसके इक्वल वाला फोटोन भी मिलेगा, उससे कम वाला भी मिलेगा, उससे ज्यादा वाला भी मिलेगा ना। और अगर यहां से गया होता तो केवल उसके इक्वल या उससे ज्यादा वाले मिलते। तो यही एक पॉसिबल है, ये वाला 2 से 4 वाला। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। अगर यहां से गया होता तो या तो ये होगा इसके इक्वल वाला या इससे ज्यादा वाले सब मिलेंगे। तो ये नहीं हो सकता, इसमें ही तीनों इसके इक्वल, इससे कम और इससे ज्यादा तीनों एनर्जी के मिल रहे हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर, क्लियर। हाँ आगे बताओ। 57। सर 53। When a hydrogen atom initially at rest emit a photon resulting n equal to 5 to 1, its recoil speed is about। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई भी जैसे हाइड्रोजन एटम है, ये कोई ट्रांजिशन करता है, फोटोन निकलता है, तो फोटोन का मोमेंटम निकाल लो ना। फोटोन का मोमेंटम जितना इधर को होगा उतना ही हम लगभग मान लेंगे कि इसका इधर को है। मोमेंटम तो उतना ही होगा, मतलब एनर्जी दोनों को मिलेगी, लेकिन हम यही मानेंगे कि लगभग सारी की सारी एनर्जी इसको मिली और इसका मोमेंटम निकालेंगे, और उसका मोमेंटम आ जाएगा तो वही इसका कर देंगे और उससे उसकी रिक्वायर्ड स्पीड आ जाएगी। 53 सेम ऐसा कराया है क्लास में, मैंने डिस्कस किया है। सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना इसमें? हाँ हाँ, पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके पहले उसका लैम्डा निकाल लो कितना होगा। लैम्डा आ जाएगा तो फोटोन का मोमेंटम h बाई लैम्डा करके निकाल लोगे। फोटोन का मोमेंटम आ गया तो ये बराबर कर दोगे m इंटू वी, हाइड्रोजन के मोमेंटम के, और हाइड्रोजन का मास डाल दो SI यूनिट में तो v आ जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा बोले थे राज, तूने बोला तो कोई 57।
57. An electron collides with a fixed hydrogen atom in ground state. ठीक है. Hydrogen atom gets excited and the colliding electron loses all its kinetic energy. Consequently, the hydrogen atom may emit a photon corresponding to largest wavelength of the Balmer series. Minimum kinetic energy of the colliding electron will be. सर मतलब ऐसे ही करना है, देखो 2 से 3 जाएगा बराबर. एक मिनट रुक जाओ. देखो इसमें ये है कि हाइड्रोजन एटम में बोला गया कि शुरू में इलेक्ट्रॉन जो था वो ग्राउंड स्टेट में था और फिर एक इलेक्ट्रॉन आकर के इससे टकराया, तो और उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर दिया. तो लॉस होने के बाद हमें क्या मिला है? हाइड्रोजन एटम में एमिट अ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज. तो अब देखो क्या होगा, बाल्मर सीरीज का लार्जेस्ट वेवलेंथ हमें मिल रहा है. तो ये कब पॉसिबल है कि वो यहाँ से यहाँ गया हो, फिर या तो इधर से ट्रांजिशन करे या इधर करे. तो जब इधर से इधर करेगा तो बाल्मर का लार्जेस्ट वाला वेवलेंथ मिलेगा ना. हाँ सर वही. तो इस चीज के होने के लिए कम से कम कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए? क्योंकि अगर हम और ज्यादा एनर्जी से इसको कोलाइड करेंगे तो ये और ज्यादा ऊपर वाले लेवल में जाएगा. यहाँ से गया तो उस केस में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो वो उसमें भी वेवलेंथ बाल्मर का लार्जेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगा. लेकिन हमें कम से कम काइनेटिक एनर्जी मतलब इतनी बस होनी चाहिए कि वो यहाँ तक आ जाए, फिर उसमें मिल जाएगा हमें लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज. हाँ सर समझ गया, छोड़ो छोड़ो. नेक्स्ट बताओ. 58. उसका आंसर गलत दिया. हाँ सर 58 का. 58 का हाँ बी है उसका आंसर. हाँ बी है उसका. लिखिए वो छोड़ दो, हो जाएगा. ठीक है, फिर कर लेना करेक्शन. इसमें बी दिया है और सी होना चाहिए, ऐसा बोल लो ना. नहीं, बी होना चाहिए. अच्छा बी होना चाहिए. ठीक है कर लो, फिर सब लोग बोल लो तो होगा ही. उसमें तो लग नहीं रहा कुछ ज्यादा क्वेश्चन में होगा. नेक्स्ट बताओ. 73. 73. 71. 71. एक मिनट. A free neutron decays to a proton, but a free proton does not decay to neutron. This is because देखो अभी ये न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है ना, फ्री न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है. जो फ्री न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, फ्री स्टेट में हमेशा क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है. लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये चीज नहीं होल्ड करती ना. तो फ्री बोला गया कि एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में डिके हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, मास कम होगा और एक पॉजिट्रॉन बाहर, एक बीटा माइनस पार्टिकल बाहर आ गया. हाँ सर समझ गया. लेकिन प्रोटॉन डिके होने जाएगा तो उस प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास तो ज्यादा है ना, तो वो नहीं चीज पॉसिबल है. हाँ सर. नेक्स्ट 73 ना. ये ध्यान रखना ये चीज फ्री स्टेट के लिए थी. हाँ 73 में mass of two isobars copper and zinc are this and this. It can be concluded from these data that वो ये अपना जो केमिस्ट्री में सर ने रिवीजन क्लास लिया वो कैसा रहा तुम लोगों का? हेलो नमन सर वाला. हाँ हाँ अच्छा था सर. बहुत अच्छा था. हाँ हाँ सर. चलो, मतलब नए नए पॉइंट सर ने कराए ना, कि ऐसा ना हो कि रिपीट हो रहा हो.
या फिर सर को पता ना चल रहा हो कि क्या कराना है। जो मैं सोच रहा था कि एकदम इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है वो करा दें सर। हाँ सर, ऐसे ही करना है। ठीक है ठीक। वैसे सर इतने एक्सपीरियंस, उनको पता है कि क्या कराना है। सर पर होगा क्या मतलब अभी इतना सब रिवाइज? हाँ करा लेंगे सर, का टेंशन नहीं लो, आराम सर से। वो अल्टरनेट डेज रखने वाले थे ना क्लास? हाँ लेकिन वही है, वो नमन सर का थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रहा है। मैं बात करूंगा अभी उनसे और एक बार। अभी इस वीक में तो 2 दिन ही क्लास दिया है उन्होंने, तो एक तो और 3 दिन कराता हूँ ना अल्टरनेट डे। हाँ बाकी सर। उसको धीमे धीमे चलने दो, उसका लोड नहीं लो ना। बाकी चीजें और करते रहो, वो सर जो कराते जाए वो कर लो। टाइम है अपने पास, कोई जल्दीबाजी नहीं है। masses of two isobars this and this are this and this, ठीक है। It can be concluded from these data that both isobars are stable. तो वो इसमें ये बोला गया कि एक तो कॉपर लिया गया है और एक जिंक लिया गया है, दोनों के 64 है ये, और इसमें 29 न्यूक्लियॉन्स है, सॉरी प्रोटॉन है, इसमें 30 है। तो और इसका मास जो है वो थोड़ा कम है। इसका मास कम है, जिंक का मास कम है, इसका मास ज्यादा है ना। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, जब ये बने होंगे 64 न्यूक्लियॉन जब न्यूक्लियस के अंदर जाके बने, 64 न्यूक्लियॉन जब न्यूक्लियस के आके अंदर बंधे, तो उस टाइम पर इसमें मास डिफेक्ट ज्यादा हुआ ना, ये मास कम हो गया है, मतलब इससे मास का डिफेक्ट ज्यादा हुआ है। हेलो सर दोनों हाँ स्टेबल सर सर। सकते हैं। दोनों स्टेबल क्यों नहीं हो सकते? हाँ यार अब देखो क्वेश्चन देख करके थोड़ा अपन को गेस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। वो ये पूछना चाह रहा है कि सेम 64 न्यूक्लियॉन में एक में डिफेक्ट ज्यादा है और एक में कम है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी वाला ऑप्शन होता तो ज्यादा BCD वो वाले होते, और रेडियो एक्टिविटी वाले 3 ऑप्शन दिए, तो मतलब उन्हीं में से कोई होना चाहिए। क्योंकि देखो अब इतना अपन को तो याद नहीं है कि जिंक 64 को रेडियो एक्टिव होता है या स्टेबल होता है, तो अब थोड़ा सा अपन को ऑप्शन से भी जाना पड़ेगा। एक्चुअल जो जिंक होता है उसका कितना होता है मास नंबर? 30 है, तो उसका डबल 60 के आसपास होना चाहिए, चार ज्यादा है तो 65 होता है सर। 65 होता है। हाँ अच्छा तो पता नहीं, मतलब ये देख लो, अब इसमें हम ऐसे ही सोच पाएंगे, ज्यादा नहीं इसमें सोचने का है अपने पास कि मास डिफेक्ट इसमें मास कम हुआ है, मतलब इसमें मास डिफेक्ट ज्यादा हुआ है, और इसमें मास डिफेक्ट, इसका मास अभी ज्यादा है, इसका मतलब इससे मास कम लॉस हुआ है, मतलब ये अनस्टेबल है कॉपर वाला। पर सर कॉपर का तो 64 ही होता है। कॉपर का 64 ही होता है। हाँ हम्म, कॉपर का 64 होता है। हाँ सर, मैंने चेक किया 63 63.5 होता है। हाँ तो वो तो 60 यही होता है, वो 64 ही होता है ये। नहीं ना भाई, अभी देखो यार, देखो इसका बोल दिया गया कि 64 न्यूक्लियॉन है, तो उसमें से हमने देखा तो इसमें ज्यादा मास है, इसमें 64 बोला गया, बट इसमें क्या है, ज्यादा मास लॉस हो गया है, मतलब हम इसको स्टेबल मानेंगे, इसको कम स्टेबल मानेंगे। तो ये इससे जाएगा, इससे इसमें जाना है इसको, और ये चेंज नहीं होगा। सॉरी, वो तो नहीं पता, अब ये हमें देखना पड़ेगा क्या डिके हो सकता है। बीटा प्लस। अब अगर वो बोला गया कि कॉपर इज रेडियो एक्टिव और डिकेइंग टू जिंक, अगर वो जिंक बना रहा है कॉपर ना, अगर कॉपर जिंक बना रहा है तो उसका अंदर
नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ना है तो उसके लिए कौन सा डीके होना पड़ेगा? बीटा प्लस। प्लस हाँ, बीटा प्लस वाला। तो एक तो डी ऑप्शन हो सकता है और वो होगा बीटा डीके होगा तो गामा डीके होगा ही। तो सी डी दो आने चाहिए बट मेरे हिसाब से आंसर शायद डी दिया होगा। एक बार चेक करो क्या आंसर हाँ आया, डी दिए, डी दिए। क्योंकि सी में ऐसा सेंस आ रहा है कि केवल गामा डीके हो रहा है, इस टाइप का है, बट वो बीटा के साथ गामा हो रहा है ऐसा आना चाहिए था। तो देखो सी पढ़ के जो सेंस आ रहा है कि कॉपर इज रेडियो एक्टिव डिकेइंग टू जिंक थ्रू गामा डीके, मतलब गामा डीके का यूज करके वो जिंक बन रहा है ऐसा बोल रहा है, वो नहीं है ना। हाँ सर समझा। गामा ऐसा है, तो डी ऑप्शन ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट बताओ। 75। हाँ सर 75। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए फिक्स्ड न्यूक्लियस इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमने एक फिक्स्ड न्यूक्लियस ले लिया है जिसका न्यूक्लियन का नंबर ए है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे दी गई है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कोई न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू वाई एट ग्राउंड स्टेट, और ये सब मिल करके वाई बना लेते हैं। एमिटिंग अ फोटोन ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में एक फोटोन निकलता है जिसकी एनर्जी है कुछ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी 6 थी एक्स की, और इसमें न्यूट्रॉन आकर के जब ऐड हुआ तो टोटल कितनी एनर्जी हो गई? अब इस साइड में टोटल एनर्जी कितनी अवेलेबल है? 6 + 2। 6 + 2 8 अवेलेबल है। 8 में से सर 6a + 2 ना, वो पर न्यूक्लियन है ना। पर हाँ न्यूक्लियन, सर 6a + 2। पर न्यूक्लियन है, ये पर न्यूक्लियन है। तो 6a + 2, अब उसमें से 1 तो चला गया फोटोन में, तो बचा कितना y के लिए अवेलेबल एक तरह से 6a + 1। अब ये एनर्जी क्या होगी y में पर न्यूक्लियन, अगर हम पूछे तो y के नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ चुके हैं, a + 1 हो गए, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ y हो जाना चाहिए। अब एक बार और सोच लें तो मेरे को सब सही किया है ना। यहाँ से एनर्जी निकलनी चाहिए थी टोटल 6a, और ये तो टोटल जो एनर्जी इधर से, एक मिनट मेरे हिसाब से 6a+ ना होकर के माइनस होना चाहिए इसका। देखो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का जो सेंस है वो क्या रहता है? एनर्जी गिवन। देखो गेन बाइंडिंग, करने पर माइनस करेंगे। हाँ, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इसका मतलब क्या है, जैसे 6a यहाँ से एनर्जी रिलीज हो सकती है, मतलब एनर्जी रिलीज हो चुकी है। अगर x बन चुका है मतलब 6 से एनर्जी रिलीज हो चुकी है, समझो, 6 से एनर्जी रिलीज हो चुकी है x के बनने में। हाँ सर समझा। और फिर एक न्यूट्रॉन आया तो उसने 2 एनर्जी लेके आया है, तो ये अभी रिलीज नहीं हुई है ना, अभी ये रिलीज होनी है। तो 6a रिलीज हो सकती है, और 6a और 2 इसका 1 चला गया, तो 1 जो है रिलीज नहीं हुआ।
देखो बाइंडिंग एनर्जी को हमें ऐसे सोचना है कि ये वो एनर्जी है जो रिलीज हो चुकी है ना। हेलो। हाँ सर, उस सर क्यू वैल्यू निकल ली तो आ, क्यू वैल्यू निकल ली, उसको +1 नहीं -1 कर दो, क्योंकि वो 2 को इस साइड लेके आ जाए ऐसा। अच्छा एक बार उससे भी सोचता हूँ, पहले ऐसे नॉर्मल सोचने दो। जैसे इसका बाइंडिंग एनर्जी 6A हुआ टोटल, तो 6A इससे रिलीज हो चुकी है, और Y का बाइंडिंग एनर्जी बताना है, मतलब इससे कितनी रिलीज हो चुकी है वो बताना है। तो अब जैसे इधर के साइड में हम एनर्जी देखें तो 6A रिलीज हो चुकी है, अब उसमें 2 और आके ऐड हो गई, तो अब इधर का जो टोटल रिलीज एनर्जी है वो कम हो गया ना। हाँ 6 सर। अगर गई थी उसमें से 2 का वापस मिल गया, तो अब इतनी ही रिलीज हो रखी है ना। हाँ सर। तो y के लिए जब हम देखने जाएंगे तो y में ये 1, यहाँ पे एक 1 तो चला गया है ना, 1 ही का बस हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे बस -1 करेंगे। 6 से रिलीज हो चुकी थी लेकिन 1 का फायदा हो गया, तो नेट अब y को अगर हम सोचे तो 6 से -1 का ही रिलीज हुआ है टोटल। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने, A+1, तो इस हिसाब से B आना चाहिए। एक बार पहले इसका आंसर चेक कर लो फिर आगे हाँ डिस्कस। सर, बी है, समझ गया सर। और अब तुम जैसे बोल रहे हो। हाँ नहीं सर, यही हो एग्जैक्ट जो आपने किया वही होता है। अच्छा एक बार मैं फिर से समझाऊं या समझ गए सब लोग? सर वो टोटल समझा सर। -B लिख सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? टोटल उस एटम के एनर्जी को -B लिख देंगे और फिर वो एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से कर दिया जाए ऐसा बोल लो, वो भी चलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से अभी हम सोच सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन से हाँ वो भी चलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से अल्टीमेटली तो यही सोचोगे ना फाइनली कि कितनी एनर्जी। सर वो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, मतलब इसका पोटेंशियल, उसका काइनेटिक और उसका पोटेंशियल? नहीं वो वाला एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, वो मास और एनर्जी इक्विवेलेंस लेते हुए। नहीं सर, वो एक्स की एनर्जी मतलब एक्स के न्यूक्लियस की एनर्जी बोल सकते हैं ना कि -6 होगी, बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी का माइनस। नहीं, प्रॉब्लम ये सर, इसमें सब रेस्ट पे कौन घूम रहा है वो समझ रहा नहीं है। नहीं अच्छा तुम ऐसे सोच रहे हो कि सबको फ्री करके एनर्जी लिख रहे हो क्या उसमें? नहीं, वो सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा है, मतलब आपने नहीं क्या वो GMM/R लिखते थे माइनस। नहीं वो नहीं लिख। हाँ हाँ सर, वही कर रहा है वो, उससे आंसर आता है ठीक पर वो है समझे नहीं वैसे कैसे तो यूज नहीं करेंगे। सोचो, फिर ज्यादा बेटर तो यही है कि ऐसे ही सोचो कि टोटल इससे कितनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है, 6 से रिलीज हो गई है, और उसमें से 2 में से ये तो चला गया, इसको तो हटा दो, 1 का वापस मिल गया, तो अब रिलीज कितनी रह गई, 6 से -1 रिलीज रह गई, और वो कितने न्यूक्लियॉन के लिए, A+1, तो पर न्यूक्लियॉन अब इतनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। ठीक है समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर, वो वाई रेस्ट पे ही रहेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो मतलब? नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कि अगर ये रिक्वायल भी करता है तो इसमें जो एनर्जी आती है वो हमने देखा था ना, नेग्लिजिबल होती है फोटोन के आगे, तो हाँ उसको हाँ काउंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताओ, मतलब रिक्वायल के वजह से जो एनर्जी आई है वो नेग्लिजिबल है, उसको मत सोचो सॉल्विंग में। सर कौन सा बोल रहे हैं? फिफ्थ फिफ्थ। एक्सरसाइज 3। हाँ।
हाँ सर सर 91 देख लो ना एक बार। कौन सा वाला? 81? 91 बोला। 91? half life for a certain radioactive element is 5 minutes. ठीक है, 4 nuclei of that element are observed at certain instant time after 5 minutes. Two will be definitely decayed, undecayed. यार ये सर तो वो नंबर सर। होता है, वो तो बहुत लार्ज नंबर के लिए होता है। हाँ वही हाँ वही। स्मॉल वही। नंबर नहीं लगा सकते। नमन सर ने बोला था एक बार। तो इट कैन बी डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते ना कि 2 न्यूक्लियाई विल बी लेफ्ट अनडिकेड। हाँ सर। तो इसका क्या होगा? दोनों ही फिर तो ये इनकरेक्ट हो गए ना इसके ऐसा। हाँ सर डी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हो ना? जो अपन ने स्टैटिस्टिकल लॉ पढ़ा था वो लार्ज नंबर के लिए था, स्मॉल नंबर के लिए नहीं है। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। 5th सर।